बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लोग क्लास में आ चुके हैं उन्हें खुशामदीद, और बाकी स्टूडेंट्स को काइंडली इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो भी क्लास में जल्द से जल्द आ जाएं। उसके बाद जो लोग क्लास में मौजूद हैं, काइंडली कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इज एवरीथिंग फाइन? जी मैडम आयशा इकराम, आपसे मुखातिब हूँ। अगर जी मैडम आयशा इकराम, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर मेरी आवाज क्लियर है आप तक तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपना लेक्चर शुरू करूँ। Students, can you listen to me? यस सर। सर अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको ऐड कर लें पहले। जी वो मैं ऐड कर रहा हूँ। वो मुझे जो लोग आ रहे हैं मैं उनको देख रहा हूँ। बस मैंने ये कंफर्म करना था कि आप लोगों की आवाज आ रही है या नहीं। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। विद इन 1 मिनट जी, थैंक यू। 1 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हम 1 मिनट इंतजार करेंगे बाकी लोगों के आने का, फिर उसके बाद हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ योर लेक्चर टाइम स्टार्ट्स। अब आपके लेक्चर का टाइम शुरू हो चुका है। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बड़ा अहम टॉपिक है। कल वाले टॉपिक में से सिर्फ डेफिनेशंस इसमें शामिल की गई हैं। कल वाले टॉपिक में आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, आपको पता चल जाए कि हमने कल गुजरे दिन में क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ना है। कल हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कम्युनिकेशन होती क्या है, और इसके अलावा हमने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी प्रैक्टिकल लाइफ में। अब जबकि आपने अपनी तालीम मुकम्मल करके किसी मुलाजमत पे आना है या अपना कोई कारोबार शुरू करना है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कम्युनिकेशन की क्या अहमियत हो सके वो हमने पढ़ा। आपकी पर्सनल लाइफ में, ज़ाती ज़िंदगी में आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, हमने वो भी पढ़ा था। कम्युनिकेशन की बात करते हुए आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की एक ब्रांच है, इसकी एक शाख है, कम्युनिकेशन का एक स्टाइल है। इसके बाद शायद के वर्बल कम्युनिकेशन का भी जिक्र आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि हम लोग यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो इन तमाम तर मीन्स को, वसाइल को, जराए को हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और इससे मुतल्लिक हम डिस्कशन करेंगे। एनीवे, आज का हमारा ये लेक्चर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुतल्लिक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस हमने कल डिस्कस की थी। आपकी स्क्रीन पे जो डेफिनेशंस आपको नजर आ रही हैं, इसमें से फर्स्ट 3 डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन थी, द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, दैट मींस कॉमन। इस डेफिनेशन को आपके लिए पढ़ने का मकसद ये है कि डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, और जब आप किसी जवाब को लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी जवाब को लिख रहे हैं, तो अगर आप इब्तदा में कहीं बिजनेस कम्युनिकेशन का जिक्र कर देते हैं, ये लॉन्ग आंसर्स की बात हो रही है, ये मैं वाजे करता चलूं, शॉर्ट आंसर्स में नहीं, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स में तो आपने टू द पॉइंट 2-3 सेंटेंसेस में जवाब देना होता है। हाँ, कहीं लॉन्ग आंसर्स हैं, ऐसे टाइप आंसर्स, तो उसमें आप डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन के बाद सेकंड पॉइंट हमने कल पढ़ा था, जेनेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का आगाज क्या था। हम इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम कल पढ़ चुके हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसका अमल दखल है, हिस्सा जरूर है, लेकिन एक चीज जो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा उसको पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की 2 डेफिनेशंस आपके सामने हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। हमेशा की तरह से मैं आपको याद दिलाता चलूं कि नॉन। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर कल आपने पॉइंट्स करवाए थे इफेक्टिव इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। जी जी। 6 पॉइंट्स हुए थे, ये 6 ही थे या और भी था कोई? ये 2 एक और भी है, लेकिन उसे आप स्टडी कर लीजिएगा। आप कहते हैं तो मैं अभी आपके सामने चेक कर देता हूँ, ठीक है। जी मैडम, आपने इनके पॉइंट्स से मुतालिक पूछा था। कल वाला लेक्चर मेरे सामने है स्क्रीन पे, और ठीक है, मैं आपसे भी इसको शेयर कर लेता हूं ताकि आप भी देख सकें। जी होल्ड कीजिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफिस से फोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। मैडम हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है। अच्छा मैडम, मैं लिंक आपको अभी सेंड कर दूंगा, लेकिन चूंकि मैं उसका एडमिन नहीं हूँ, ऐड मैं आपको नहीं कर सकता, ठीक है। लिंक मैडम आपको विद इन सेकंड्स मिल रहा है, बाकी मैं जीआर से खुद भी कह देता हूँ आपको ऐड कर दें, ठीक है। ओके जी, जी अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सुन रहे थे, कॉल थी मैम किरण की, तो इस ग्रुप की एडमिन या जीआर साहिबा। यस सर, मैंने उन्हें ऐड कर लिया है ग्रुप में। बहुत अच्छा किया है। तो अब मैं जरा उनको लिंक सेंड कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपका ये लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कल वाला लेक्चर मैंने खोल लिया है। ओके सर। हाँ जी, मैं सिर्फ उन्हें लिंक सेंड कर दूं, इंतजार फरमाइए।
जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कल वाला लेक्चर स्क्रीन पे है, लेक्चर नंबर 1। इसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कल, उसके बाद जेनेसिस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, 2 चीजें हो गई, और इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपके कहने के मुताबिक 6 पॉइंट्स पढ़े हैं। नंबर 5 पे इसेंशियल फॉर प्रमोशन, एंड नंबर 6 पे है जी मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट। ये मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, इसके ऊपर इसेंशियल फॉर प्रमोशन तक पढ़ा दिया था, ठीक। उससे आगे जो चीज है, मिरर टू पर्सनैलिटी, अगर आप कहते हैं तो मैं इससे बड़ा मुख्तसर से आपके लिए बयान कर देता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लीजिएगा, ये कल वाले लेक्चर का हिस्सा है जी। अच्छा, 2 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स काइंडली प्रॉपर टाइम पे क्लास में तशरीफ लाया कीजिए, आपको ऐड करते करते मेरे लेक्चर का काफी टाइम गुजर जाता है, ठीक। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हमारी है, इसकी मिसाल मैं कल दे चुका था कि कहीं किसी जगह पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है, किसी खेत में कॉटन कपास पैदा होती है, रुई जो कि रॉ मटेरियल है, थ्रेड धागा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, कपड़े की मिल के मालिक तक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मैसेज पहुंचा थ्रू कम्युनिकेशन के जनाब इस बार फसल अच्छी हुई है, लेकिन इससे पहले कि ये कॉटन हम मुल्क से बाहर भेज दें, एक्सपोर्ट कर दें, काइंडली इसे परचेज कर लीजिए। वो शख्स सस्ते दामों से परचेज कर लेगा, क्या होगा कि मिनिमम कॉस्ट के साथ वो शख्स मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकता है। इसके अलावा इसी मिल के मालिक को किसी सोर्स से पता चला कि फलां जगह पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है और वो सस्ता है, वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक थी, वैलिड थी, इस शख्स ने वहां तक रसाई हासिल की, वहां से रॉ मटेरियल कम कीमत पर वसूल किया, एक प्रोडक्ट तैयार की, इसको कम खर्च के साथ ज्यादा प्रॉफिट हासिल हुआ। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। उसके बाद मिरर टू पर्सनैलिटी है, ये आपकी अपनी जात से मुतल्लिक है। आपकी कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव होगी तो वो आपकी शख्सियत का एक आईना है। जब आप गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं, तो आपके अल्फाज बताते हैं कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। यहाँ मैं एक मिसाल देता चलूं कि एक शख्स आप ही में से कोई हो सकता है कि यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, आप एक इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, एंड इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुत बड़ी फर्म है जिसका बिजनेस दूसरे मुल्कों में फैला हुआ है। आप मुलाजमत की गर्ज से वहां अप्लाई करते हैं, यू आर प्रॉपरली ड्रेस्ड। अगर एक मेल पर्सन है तो ही इज प्रॉपरली शेव, उसने बाल भी बना रखे हैं, शेव की है, पेंट कोट टाई में मलबूस होकर अच्छे अंदाज में वहां पहुंचता है, ही लुक्स ब्यूटीफुल, बट when he starts speaking, जब वो बोलना शुरू करता है, स्टूडेंट्स अजान की आवाज आपको आ रही होगी, चंद लम्हों के लिए मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ अजान के एहतराम में, उसके बाद इस पॉइंट को हम जारी रखेंगे।
वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अजान के बाद। अच्छा जी, मिरर टू पर्सनालिटी हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों की कि आप में से कोई एक बंदा इंटरव्यू में जाता है, ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, यू लुक अट्रैक्टिव, वेल ठीक है, लेकिन जैसे ही आपसे गुफ्तगू शुरू की जाती है, इंटरव्यू करने वाला आपसे पहला सवाल करता है, तो आपके इब्तदाई अल्फाज बता देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आपने अच्छे इदारों से तालीम हासिल की है, जहां उस्ताद साहिबान ने आपको सिखाया कि किस तरह से गुफ्तगू करनी है, आप अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जहां आपको सिखाया गया कि उठना बैठना कैसे है, बड़ों से अदब तमीज से बात कैसे करनी है, तो आपकी इब्तदाई अल्फाज क्या हैं? दोज आर मिरर टू योर पर्सनैलिटी। आपकी कम्युनिकेशन आपकी शख्सियत का अक्स है। और अगर आप इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाते हैं, फिक्रा ही पूरा नहीं कर पाते, अटक जाते हैं, उर्दू प्रॉपर नहीं बोल पाते, तो इसका मतलब है कि your communication is not effective, and if your communication is not effective it means your personality is weak। और नेक्स्ट क्या आ जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपके इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसको मैं तफसील से बयान नहीं करूंगा। ये 6 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपके सामने जिन मैंने हाईलाइट किया है, यानी कि वो टूल्स हैं, वो वसीला है, वो जरिया है, या वो एलिमेंट्स है जिनका इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन करते हैं। भाई वो क्या चीजें हैं? पहली चीज है जी सेंडर। कम्युनिकेशन कब होगी? मैं अगर मैसेज सेंड करूंगा तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। दूसरी चीज मैसेज, मैसेज भी जरूरी है। कम्युनिकेशन क्या है? मैसेज के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। मैं अगर खामोश बैठा हूं, मैं अगर मुखातिब नहीं हूं आपसे, तो देयर इज नो कम्युनिकेशन। मेरा होना जरूरी है, मेरा मैसेज फॉरवर्ड करना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट, भाई मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं ये भी जरूरी है। मैं क्लास में खड़ा हूं, मुझे आपको पढ़ाना है, टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन मैं उस टॉपिक पर बात करने की बजाय पाकिस्तान की सियासत को डिस्कस करना शुरू कर देता हूं, तो आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग, क्योंकि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो कॉन्टेक्स्ट आपसे रिलेटेड नहीं है। आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना था, आपको पाकिस्तान की सियासत नहीं पढ़नी थी। लिहाजा मेरी कम्युनिकेशन अगर सही कॉन्टेक्स्ट में होगी तो वो कम्युनिकेशन है। मीडियम, मेरा मीडियम क्या है? मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं, मैं टेलीफोनिकली या ऑनलाइन आपसे मुखातिब हूं, जैसे इस वक्त ऑनलाइन हुई, ये मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इस वक्त मीडियम वेरी करता है और मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसीवर, अगर मेरा मैसेज रिसीव करने वाला कोई बंदा है जब ही कम्युनिकेशन होगी। अगर मैं दीवारों से मुखातिब हूं तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यानी कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर, नंबर 1 वाला एलिमेंट और नंबर 5 वाला, दोनों होने जरूरी है। और आखिर रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन की रूह होती है। मैंने बात कह दी, मेरे सुनने वाले ने बात सुन ली, लेकिन उसने जवाब ना दिया, रिस्पॉन्स ना दिया, वो जवाब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट देयर शुड बी एन आंसर। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं है। ये 6 एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन की, जो कि मौजूद होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। खैर, तो ये था जी कल वाला टॉपिक जो कि हमने फिनिश किया। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को एक नजर देख लीजिएगा, ये आपके इस सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पिछले सेमेस्टर में मौजूद थे। और अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे थे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके सामने है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ रहा हूं, डेफिनेशन को नोट कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, पेपर में आपके काम आएगी, इंटरव्यूज में आपके काम आएगी, एज ए टीचर अगर आपको पढ़ाना पड़ जाए
किसी महफिल में बैठे हुए कम्युनिकेशन को डिस्कस करना पड़ जाए तो वहां ये चीजें आपके काम आती हैं, जनरल नॉलेज की बातें हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द नॉन लिंग्विस्टिक transmission of information, non-linguistic transmission of information, ये सबसे अहम पॉइंट है। अगर ये समझ आ जाए तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाती है। लिंग्विस्टिक मतलब होता है रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो कि नॉन लिंग्विस्टिक्स है, जिसमें लैंग्वेज शामिल नहीं है, जिसमें वर्ड्स शामिल नहीं है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। थ्रू विजुअल, टैक्टाइल एंड किनेस्थेटिक चैनल। और इसमें क्या हो सकता है जी? विजुअल टैक्टाइल्स हो सकते हैं। टैक्टाइल्स लफ्ज टच से निकला है, इसमें विजुअल्स शामिल है, इसमें टैक्टाइल्स शामिल है। एंड किनेस्थेटिक चैनल्स, किनेस्थेटिक इज रिलेटेड टू मूवमेंट, नकलो हरकत, जिस्म की मूवमेंट, आपके हाथों का हिलाना, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपके आइज एक्सप्रेशंस, ये किनेस्थेटिक में आ जाता है। यानी वो कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स नहीं है, विजुअल है, टैक्टाइल है, किनेस्थेटिक है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इसी चीज को हमने एक दूसरे अंदाज में भी बयान किया है। ये दूसरी डेफिनेशन इसकी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है मैसेज का आगे पहुंचाना थ्रू नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म। आपका प्लेटफॉर्म क्या होगा, आपका मीडियम क्या होगा, वो नॉन वर्बल होगा। आपने मैसेज तो देना है लेकिन बोले बगैर, सच एज आई कांटेक्ट, जिसमें आई कांटेक्ट शामिल है, फेशियल एक्सप्रेशंस शामिल है, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, दो डेफिनेशंस पढ़ी आपके लिए। इन दोनों में से जो आपकी नजर में आसान है उसे आप अपना लेंगे, उसे याद करेंगे, याद रखेंगे, पेपर में इस्तेमाल करेंगे। जो मुश्किल हो उसको एक नजर पढ़ के नजरअंदाज कर दीजिएगा। मकसद सर ये है, टैक्टाइल को दोबारा बताइएगा। टैक्टाइल बिलोंग्स टू टच, टच करने से मुतल्लिक है, यानी लफ्ज टच से निकला है। ठीक हो गया? अच्छा, तो इन डेफिनेशंस के बाद मैं थोड़ा सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अपने अंदाज में बयान कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन में एक स्केच बन जाए। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आ जाती है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टॉपिक आपको समझ आ जाता है। कायनात में मौजूद हर मखलूक, रब की पैदा की हुई हर जानदार मखलूक कम्युनिकेशन करती है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इंसानों पर रब की खास रहमत ये है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे पास अल्फाज हैं, बिकॉज वी नो लैंग्वेज, हम जुबान जानते हैं, हम जुबान का इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं। बाकी जानदार भी कम्युनिकेशन करते हैं। कुछ जानदारों को रब ने जुबान अता नहीं फरमाई, कुछ जानदारों के पास जुबान है। तो बाकी के जानदार इंसान के अलावा अपने जेस्चर्स के साथ, अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ, अपनी आवाज से अपना पैगाम पहुंचा देते हैं। मसलन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप लोगों ने घर पे परिंदे रखे हुए हैं तो परिंदे मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं, चहचहाते हैं। अगर वो खतरा भांप लेते हैं, सपोज आपने कुछ पैरट्स पाल रखे हैं घर पे और उन्हें कैट नजर आ जाती है घर में, जो कि आपकी पेट नहीं है, पालतू नहीं है, कहीं बाहर से आई है, दे स्टार्ट क्राइंग। उनकी आवाज बड़ी मुख्तलिफ होती है, उनके नॉर्मल चिपिंग से, नॉर्मल चहचहाने से मुख्तलिफ होती है। एक बिल्ली जब अपने बच्चों के लिए आवाज निकालती है तो आपने देखा होगा कि एक बिल्ली कई तरह की आवाजें निकालती है। एक, जब वो लड़ रही होती है आपस में तो हम कहते हैं जी बिल्लियां रो रही हैं, उनका एक मुख्तलिफ लहजा होता है। जब एक बिल्ली अपने बच्चों से कम्युनिकेशन कर रही होती है उसकी आवाज मुख्तलिफ होती है। तो बात ये मुख्तसर ये कि कम्युनिकेशन हर मखलूक में है, कुछ वर्बल होते हैं, कुछ नॉन वर्बल होते हैं। इंसान भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है अगरचे रब ने उसको जुबान अता की है। भाई हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि जब हम फेस टू फेस किसी शख्स से मुखातिब हैं तो हम बोलने के साथ साथ अपने हाथ हिलाते हैं, हमारे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट है, कभी गुस्सा है, हमारी आंखें बताती हैं कि हम किसी शख्स को गुस्से से देख रहे हैं या मोहब्बत से देख रहे हैं, हमारे हाथों का हिलाना, हाथ उठाकर बात करना,
हमारा हाथ को सीने पे बांध कर या कमर पे बांध कर बात करना, सीधे खड़े होकर बात करना, पसलियों पे हाथ रख के बात करना, ये सारे जो हमारे जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, वो दूसरे बंदे को एक मैसेज दे रहे हैं कि आपका मुखातिब, आपसे बोलने वाला गुस्से में है या अच्छे मिजाज में है, वो आपकी जिल्लत कर रहा है कि आपकी तारीफ कर रहा है, वो आपको कोई मैसेज दे रहा है या वार्निंग दे रहा है। ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना भी एक फन है। वो लोग जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाते, दे फेल इन दिस फील्ड, वो इस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं। इसकी मिसाल क्या है कि आप अपने बॉस के सामने खड़े हैं, यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, आपने गलती कर दी है, बॉस के सामने खड़े हैं, बॉस तंज भरे लहजे में कहता है कि मिस्टर XYZ, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, इज दिस द वे टू वर्क, क्या ये तरीका है काम करने का? एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि इज दिस द वे टू वर्क। साथ में उसने क्लैप किया था, ताली बजाई थी, जोर से नहीं, बस हाथ आपस में टच किए थे, ताली बजाने का उसका अंदाज था। भाई ये बॉडी मूवमेंट है उसकी। वो चेयर पर पीछे टेक लगा के गर्दन अकड़ा कर बैठा हुआ था, तो क्या जाहिर करता था? उसका ये सिटिंग पोस्चर जाहिर करता है कि वो गुस्से में है, उसका क्लैप करना जाहिर करता है कि वो आप पे तंज कर रहा है। ही इज चाइडिंग यू, चाइल्ड मतलब डांट रहा है आपको। तो जनाब ये अहमियत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, कि इसको समझना भी एक फन है। अच्छा जी, अब ये एक पैराग्राफ है जिसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूं, चंद लाइंस आपके लिए पढ़ता हूं, फिर हम फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ आएंगे और स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। Every day we communicate with others and a substantial portion of our communication is non-verbal. Often non-verbal messages express feelings more accurately than the spoken language. बड़ी अहम बात कही गई कि हम रोजाना ही लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, और हमारी कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी शामिल होती है। और ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, ये हमारे अल्फाज से ज्यादा मैसेज कन्वे करती है। यानी वो बात जो आप जुबान से कहकर भी नहीं समझा सकते, वो अपने पोस्चर्स एंड जेस्चर्स के जरिए से, अपनी बॉडी मूवमेंट से, इशारों से समझा सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स एटसेट्रा। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें चेहरे के तासुरात, बॉडी मूवमेंट सब कुछ शामिल है। इस पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस में पढ़ रहा हूँ, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है आपकी आसानी के लिए। द एक्सप्रेशन ऑफ द emotions in men and animals, okay, ये inverted commas में था, skip किया। Since that time abundant research on the types, effects and expressions of non-verbal communication has been conducted. Following other types of non-verbal communication, okay, तो कहा गया कि 1872, ये डिजिट इंपॉर्टेंट है जनाब, इसको मैं पढ़ना पसंद करूंगा क्योंकि ऐसी चीजें पेपर में आती हैं। ठीक है, तो ये हाँ, थर्ड लाइन से मैं अपनी पढ़ रहा हूँ जी, जहां से मैंने ये हाईलाइट किया, क्योंकि 1872 वाला डिजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में एक सवाल बन के आपके सामने आ सकता है, खुद ही बता रहा हूँ आपको। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, मूवमेंट, स्मेल एंड टच एटसेट्रा। Scientific research on non-verbal communication and behavior began with the 1872 publication of Darwin. Okay, जब डार्विन ने थ्योरी पेश की थी 1872 में। अगर आपने इंटर लेवल तक साइंस पढ़ी हो तो शायद आपको मालूम हो कि डार्विन साहब क्या कौन थे, उन्होंने कौन सा नजरिया पेश किया था। हमारा जो कोई टॉपिक नहीं है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो जब इस साइंसदान ने 1872 में एक थ्योरी पेश की थी, तब से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर रिसर्च शुरू हुई है। तो आपका टीचर, आपका पेपर बनाने वाला पेपर में सवाल बना सकता है कि व्हेन डिड रिसर्च ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर रिसर्च कब शुरू हुई थी? 1872 में, जब डार्विन ने अपना नजरिया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश किया था। डार्विन का नजरिया क्या था? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा जी, तो कहा गया कि उस वक्त से रिसर्च जारी है, बहुत सा काम हुआ है। अब आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स की तरफ। इसकी पहली टाइप है जी फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, अब फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है? चेहरे के तासुरात,
जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके चेहरे के तासुरात आपको बताते हैं, सॉरी, आपके चेहरे के तासुरात दूसरे बंदे को बताते हैं, आपकी बात सुनने वाले को बताते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। द शेयर ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस in non-verbal communication is very large one. Just imagine how much information is conveyed with a smile or a frown. Frown होता है तेवरी चढ़ाना, यानी आप फ्रोनिंग करके, मुंह बना के, तेवरी चढ़ा के, गुस्से का इजहार करके एक मैसेज देते हैं। स्माइल, मुस्कुराहट से भी आप एक मैसेज देते हैं। ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। और याद रहे कि हम अपनी कम्युनिकेशन में, हम इंसान अपनी कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जरूर शामिल करते हैं। अगर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्लैट है तो वो समझ में नहीं आएगी। इस वक्त मैं, अब जबकि आपके साथ कम्युनिकेशन में हूँ, यू कैन नॉट सी मी, मैं आपसे दूर हूँ, आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख नहीं रहे, बट स्टिल माई कॉन्वर्जेशन, My communication is mixed with non-verbal communication. मैं इस वक्त भी अपनी verbal communication को non-verbal communication के सहारे पे कर रहा हूँ। I am using my hands. मैं बात करने के दौरान अपने हाथ हिला रहा हूँ। बाज़ वक़्त मेरे चेहरे के तासुरात भी बदलते हैं, कभी मुस्कुराहट का अंदाज होता है। तो इंसान अपनी कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल को जरूर लाता है। दूसरी चीज है जी फेशियल, हाँ, इसके बाद जेस्चर्स हैं। जेस्चर इशारे जिसको कहते हैं, आपका हाथ हिलाना, आपका सीधे खड़े होना या थोड़ा सा टर्न कर जाना, अपने हाथ सीने पे बांध लेना, पसलियों पे रख लेना, ये जेस्चर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ जेस्चर्स होते हैं, उसको हम पढ़ के देखते हैं। Deliberate movements of arm, hands, fingers and other postures of body are called gestures. ठीक हो गया। These gestures are an important way to communicate meanings. अच्छा जनाब, अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाता चलूं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बात समझ में आएगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो बात समझ में नहीं आती। ठीक है, ये एक लाइन मैंने हाईलाइट की। Deliberate movements of arms, hands, fingers and other parts of body are called gestures. मैं इस लाइन को एक सवाल बना देता हूँ आपके पेपर के लिए, नोट कीजिएगा, बात बड़ी पते की है। MCQs में शामिल है कि movements of arms, hands, fingers and other parts of body are included in dash communication. Are included in dash communication. मैंने रिपीट कर दिया कि जो मूवमेंट्स हैं ये फला फला कम्युनिकेशन में शामिल है। नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ABC जो भी है। तो ऐसे पॉइंट्स को आप याद रखा करें। मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। जब ये लेक्चर सॉफ्ट कॉपी आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह सैटरडे को, मैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ अपने लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, बाकी सेमेस्टर्स वालों के साथ भी आपके साथ साथ। ठीक है, तो इसको एक बार स्टडी करें और ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको अपने पास भी हाईलाइट कर लिया कीजिए। पेपर की तैयारी में आपको बड़ा फायदा होता है और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक हो गया जी, अपनी बात को जारी रखते हैं। Gestures speak louder than words. ये वही बात है जो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं फेशियल एक्सप्रेशंस वाले पैराग्राफ में कि gestures speak louder than words. भाई जो बात आप अल्फाज से बयान नहीं ना कर सकते वो आपके gestures बयान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक वार्डन डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन क्राउडेड रोड्स। हाँ जी, ट्रैफिक वार्डन की बड़ी आला मिसाल है कि ट्रैफिक वार्डन साहब, एक ट्रैफिक सार्जेंट जो कि किसी पुरहजूम सड़क पर खड़ा है, वो अपने हाथ के इशारों से ट्रैफिक को रवां दवा रखता है। ही कीप्स द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन ट्रैक। और अगर वो बोलने लग जाए, वहां खड़ा होकर के राइट साइड वाली ट्रैफिक रुक जाए, लेफ्ट साइड वाले चलना शुरू करे, तो उसका तो गला बैठ जाएगा, उसकी तो मत मारी जाएगी। तो जेस्चर्स कन्वे द मैसेज। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, पैरालिंग्विस्टिक्स। Paralinguistics refer to a manner of communication that conveys particular meaning which is different from actual meaning. ठीक हो गया। पैरालिंग्विस्टिक्स क्या है? अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह से करना कि वो जरा मुख्तलिफ मायने देते हो। पैरालिंग्विस्टिक्स की मिसाल ये नीचे है, लफ्ज गो।
भाई हम एक लफ्ज को बयान करते हैं, मैं पैरालिंग्विस्टिक्स को समझाने की कोशिश करता हूं कि हम एक लफ्ज को बयान करते हैं, हलक से उसकी आवाज निकालते हैं। लफ्ज का एक मतलब है जो डिक्शनरी में लिखा है, लेकिन हमारा लहजा, हमारी साउंड उसके मतलब को बदल सकती है। एग्जाम्पल क्या है, मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ। इफ अ वर्ड इज अटर्ड विद स्ट्रेस एंड इन अ लाउड टोन इट इज कंसिडर्ड ऑन ऑर्डर। हम एक लफ्ज को बड़े दबाव के साथ, दबाव भरे लहजे में कहते हैं तो वो एक ऑर्डर ख्याल किया जाता है। मसलन मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूँ, बड़े गुस्से में हूँ, मैं कहता हूँ कि गो, ये मेरी तरफ से एक ऑर्डर है। मैं यही बात प्यार से कहता हूँ, द सेम वर्ड इज यूज सॉफ्टली, प्लीज गो, प्लीज गो। गोया कि मैं रिक्वेस्ट वाले अंदाज में कह रहा हूँ कि अच्छा जनाब अब आप तशरीफ ले जाइए, या फिर मेरी बात खत्म हो चुकी है, या फिर आपको जाने की इजाजत है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर मे आई गो आउट ऑफ क्लास, क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ? मैंने कहा यस यू मे गो, यानी मैं विलिंगली इजाजत दे रहा हूँ। तो लफ्ज गो का मतलब चले जाओ, ये मेरी तरफ से ऑर्डर भी हो सकता है, मेरी तरफ से इजाजत भी हो सकती है, मेरी तरफ से गेट आउट का मैसेज भी हो सकता है। लहजा इसके मतलब को बदल देता है, तो लहजे की वेरिएशन पैरालिंग्विस्टिक्स कहलाती है। उम्मीद है बात की समझ आई होगी, और हम इसका लाशौरी तौर पर बड़ा इस्तेमाल करते हैं। पैरालिंग्विस्टिक्स का इस्तेमाल आम तौर पर उस वक्त किया जाता है जब हम सामने वाले पे तंज कर रहे होते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स। जी, बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच फिजिकल बिहेवियर्स आर यूज्ड टू कन्वे द मैसेज। ठीक है, फिजिकल बिहेवियर का इस्तेमाल होता है, आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज कन्वेज अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, इट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। मैं इसको जरा तेजी से पढ़ रहा हूं इसलिए कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इसकी तफसील में जाना मुनासिब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज डिसइंटरेस्टेड, अनहैप्पी और डिसएग्रीड, यू विल फाइंड हिम विद। अच्छा जी, एक बंदा आपकी बात में डिसइंटरेस्टेड है, वो दिलचस्पी नहीं ले रहा, या वो आपसे मुत्तफिक नहीं है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? आर्म्स फोल्डेड ऑन चेस्ट, हो सकता है वो आपके सामने खड़ा हो सीने पे हाथ बांध के। टेंस फेशियल एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात या परेशानी हो। आई डाउनकास्ट, वो निगाहें झुका के आपकी बात सुन रहा है, गोया कि वो परेशानी का इजहार कर रहा है। बॉडी टर्न अवे फ्रॉम यू, वो आपके बिल्कुल सामने नहीं खड़ा, वो थोड़ा सा रुख मोड़ के, पहलू पलट के खड़ा होता है, गोया कि नापसंदीदगी का, नफरत का इजहार कर रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स हैं। When a person is bored, बोरियत में क्या होता है? नंबर एक, सिटिंग स्लम विद हेड डाउनकास्ट। आप मेरे लेक्चर से बोर हो रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, सर नीचे को झुकाया हुआ है, बोरियत का इजहार है। गेजिंग इनटू स्पेस, या फिर आप छत को तकते चले जा रहे हैं कि कब लेक्चर का टाइम खत्म हो, जब हम उठ के बाहर जाएं। पिकिंग एट क्लॉथ्स एंड फाइंडिंग विद फिडलिंग विद पेन, कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मुसलसल पेन से खेल रहे हैं, कोई अपने दुपट्टे से, अपने रुमाल से, अपने शर्ट के किसी कोने से मुसलसल खेल रहा है। ये सारी चीजें क्या शो करती है? ये बताती है कि या तो आपको लेक्चर की समझ नहीं आ रही, जिस बंदे को आप सुन रहे हैं आपको उसकी बात ही समझ नहीं आ रही, वो अंग्रेजी बोलता जा रहा है, आपको अंग्रेजी आती नहीं, या फिर आप उसकी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, यू आर गेटिंग बोर्ड, या फिर आप सुन सुन के बोर हो चुके हैं। ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से पता चलती हैं। और आपके सामने बोलने वाला शख्स, आपका प्रोफेसर, आपका दोस्त, आपका बुजुर्ग जो मुखातिब है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि बंदा मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये मेरी बात सुनना नहीं चाह रहा, ये मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहा। लिहाजा यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये है, सिलेबस से हट करके जब आप के सामने कोई बुजुर्ग, कोई बड़ी उम्र का शख्स बैठा हो, आपसे मुखातिब हो, आपको कोई उस्ताद हो, कोई बड़ा बहन भाई या वालदैन हो, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर्स का मैंने यहाँ जिक्र किया है, काइंडली इनसे मुहतात रहिएगा। ये चीज जाहिर करती है कि आप दूसरे शख्स की इंसल्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपीयरेंस पे आ जाते हैं, चंद लाइंस में स्किप करो, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये बॉडी पोस्चर्स में ही आती है। अपीयरेंस, आपकी जाहिरी शक्ल और सूरत भी एक मैसेज कन्वे करती है जनाब। और अपीयरेंस में वही इंटरव्यू वाली मिसाल मैं दे रहा हूं। आवर चॉइस ऑफ ड्रेस, परफ्यूम, हेयर स्टाइल, शूज एंड नेकटाई इज कंसिडर्ड अ मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, आप किस तरह का ड्रेस पहन के जाते हैं, आपके हेयर स्टाइल क्या है, शूज पॉलिश है कि नहीं,
नेक टाई और शर्ट में कोई कंट्रास्ट है, जिस कलर की आपने शर्ट पहनी उसी कलर की टाई पहन ली तो फ्लॉप हो गया। आप शर्ट और टाई के कलर में कोई कंट्रास्ट आपने रखा कि नहीं रखा, इस कंसिडर्ड अ मींस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीजें गर्ल्स के लिए भी मैटर करती है कि आप किसी पार्टी पर जा रही हैं तो आपके खास तरह का पार्टी ड्रेस होना चाहिए। आप इंटरव्यू के लिए जा रही है तो आपका ड्रेस जरा मुख्तलिफ होगा। आपकी अपनी शादी है तो लिबास कदरे मुख्तलिफ होगा। इसी अंदाज में आपका मेकअप किसी भी फंक्शन की मुनासबत से मुख्तलिफ होना चाहिए।